हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास कुछ सेंटेंस है डिस्कस करने के लिए। राइट, इसमें कुछ लिंक्स हमें ढूंढने हैं। जैसे सेंटेंस पहला स्टार्ट होता है, साइंस इम्प्रूव्स आर लिविंग कंडीशंस। जो विज्ञान है वो हमारी लिविंग कंडीशंस को ठीक करता है। बट अब बट आप जानते हैं कि भाई बट के बाद उल्टी स्टेटमेंट आती है। जैसे ये हम पहले भी कर चुके हैं कि कंट्राडिक्ट करती है पहले वाली स्टेटमेंट को। जैसे कि रोहित शर्मा ने दोहरा शतक लगाया पर इंडिया हार गया। अगर हम कहते रोहित शर्मा ने दोहरा शतक लगाया और इंडिया जीत गया तो एंड आ जाता। पर बट जो है वो कंट्राडिक्ट करता है, साइंस इंप्रूव करता है। पहले हम अगर लिंक्स की बात करें इसी वाक्य में, अगर ध्यान से देखें बेटा, तो एक लिंक तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो ऑफ है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है। और जो बच्चे वर्ब का चैप्टर मेरे साथ कर चुके हैं वो जानते हैं कि ऑफ के बाद अगर कोई भी वर्ब आती है तो अपने बाद आईएनजी लेती है। राइट, जैसे ही इज इन द हैबिट ऑफ स्मोक या स्मोकिंग, तो आपके मन में तुरंत आएगा कि ही इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। राइट, अगर हम वाक्य के थ्रू भी ना जाए, सीधा लिंक पर अगर पकड़ ले हम, राइट, तो क्यू के बाद पी आता है बेटा। देखो ध्यान से, ये ऑफ और ऑफ में कहीं भी आईएनजी नहीं आ रहा। कि एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग एनीथिंग प्रोवाइडेड। राइट, एनीथिंग प्रोवाइडेड। अब अगर देखें तो ऑफ के बाद जैसे अगर हम देखें प्रेपोजिशन कोई भी हो, जैसे आई कम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश, कोई भी प्रेपोजिशन हो तो वर्ब में आईएनजी लगा देती है। राइट, कोई भी वर्ब हो उसके बाद अगर कोई भी अगर प्रेपोजिशन हो उसके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसके बाद जीरंड आता है। जो वर्ब का चैप्टर मेरे साथ कर चुके हैं बच्चे और जो कर रहे हैं, जिन्होंने कर लिया है वो भी जानते हैं कि प्रेपोजिशन कोई भी हो अपने बाद नाउन लेती है। अगर उसके बाद वर्ब हो तो उसको नाउन में कन्वर्ट होना पड़ता है। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगा दिया जाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। अगर आपको ये थ्योरी ना भी समझ में आ रही है तो प्रैक्टिकल अगर सेंटेंस देखेंगे तो प्रैक्टिकल सेंटेंस से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि आई कम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश, फॉर के तुरंत बाद आया तो देखो आईएनजी आया। जैसे काइंडली स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग आउटसाइड, तो बिफोर के बाद गोइंग आया। तो ये जो प्रेपोजिशन है जो प्रेपोजिशन से खत्म हो रहा है, अगर इसके बाद मैं ये रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग को देखना चाहूं तो यानी कि क्यू के बाद पी आएगा। और क्यू के बाद अगर पी में ढूंढना चाहूं तो किस किस ऑप्शन में है, तो क्यू के बाद अगर आप पी देखोगे तो क्यू पी यहाँ पे नहीं है, क्यू के बाद पी, यहाँ भी क्यू के बाद पी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि बी एक ऑप्शन हो सकता है। राइट, और क्यू के बाद पी जो है आपको डी में दिखाई दे रहा है, यानी कि डी में भी एक ऑप्शन आपका बन सकता है कि क्यू के बाद पी, यानी कि ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। पर फिर भी हम शुरू से डिस्कशन में आते हैं। साइंस इंप्रूव्स, साइंस इंप्रूव्स आर लिविंग कंडीशंस, बट साइंस हमारी लिविंग कंडीशंस को, रहने की कंडीशंस को बेहतर करता है। पर राइट, पर अब बट रिजेक्टिंग नहीं। अगर बट है तो आगे इंप्रूव से तो बट रिजेक्ट्स होता अगर यहाँ पे होता तो, क्योंकि वो सेम टेंस को फॉलो करेगा। जैसे आई कम लेट बट ही कम्स ऑन टाइम, तो कम और कम्स ये प्रेजेंट टेंस है, तो अपना चीजें जो है वो सेम रखता है। जैसे माई फादर गेट्स अप लेट बट माई ब्रदर गेट्स अप अर्ली। राइट, तो बट के बाद ये अगर इंप्रूव से कनेक्ट होता तो पी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, यानी कि पी पहला नहीं होगा तो ए तो आंसर हो ही नहीं सकता। यानी कि ए ऑप्शन कभी आंसर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया बेटा, दिस इज रॉन्ग। तो इसको हम क्रॉस कर सकते हैं कि ये तो होगा नहीं। राइट, क्योंकि पी तो पहला सेंटेंस है नहीं। और भी कहीं अगर पी है तो हम देख सकते हैं। राइट, और बट और एंड एक साथ आएगा नहीं, ये देखो, यानी कि बट अगर ये बट से खत्म हो रहा है तो ये क्यू भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि बट के बाद एंड का तो कोई लॉजिक है ही नहीं ना बेटा। तो यानी कि पी के बाद क्यू भी नहीं आएगा। अगर यानी कि किसी में क्यू भी पहला सेंटेंस होगा तो वो आंसर नहीं होगा। राइट, तो क्यू भी पहला सेंटेंस है नहीं, वैसे गिवन ही नहीं है तो वो तो कोई बात ही नहीं है। बट टीचर्स नहीं होता। अगर साइंस होता तो साइंस एक सिंगुलर वर्ब है, तो उसके बाद सिंगुलर, सिंगुलर साइंस एक सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है। साइंस अपने आप को इट मानता है, तो यहाँ पे अगर टीचर्स होता, राइट, टीचर्स होता तो मैं सोच सकता था। यहाँ पे टीचर्स तो है नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ही स्टडीज हार्ड बट ही स्टडीज हार्ड बट गेट लेस मार्क्स या गेट्स, तो आपको सर स्टडीज आए तो डेफिनेटली गेट्स होगा। तो यहाँ पे टीचर्स तो है नहीं, तो आर भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। राइट, आर अगर पहला सेंटेंस नहीं हो सकता तो ये भी ऑप्शन गया। यानी कि आर अगर पहला सेंटेंस नहीं है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे। ये मैं सारे सेंटेंस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, नहीं तो मुझे तो पहले ही देखते आंसर पता है कि जो एस है वो पहला सेंटेंस होगा। पर फिर भी सारी संभावनाएं जितनी हो सकती हैं वो सारी की सारी डिस्कस की जा रही हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से सारे वाक्य समझ में आ सके बेटा। तो आपने देखा कि ये सेंटेंस पहले नहीं हो सकते। राइट, अब जो एस है उसे पहला सेंटेंस, हम एस पर पहुंच गए सारे डिस्कस करते करते। साइंस इंप्रूव्स आर लिविंग कंडीशंस बट इट शुड ऑल्सो, इसे और करना चाहिए, इट शुड ऑल्सो। और शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी आती नहीं, तो डेफिनेटली एस के बाद जो आंसर होगा, राइट, अगर हम देखें तो एस के बाद आंसर पी नहीं हो सकता।
एस के बाद जो आंसर होगा वो आर होगा, यानी कि एस के बाद आर किस में आ रहा है, इन दोनों में से एस के बाद आर इसमें आ रहा है, तो मेरा आंसर डी है बेटा। अब जरा वाक्य को डी के हिसाब से पढ़ के देखेंगे, तो एस के बाद आर आ रहा है, यानी कि पहला सेंटेंस एस होगा फिर आर होगा, राइट। एक बार पढ़ के देखते हैं क्या वो सेंस दे रहा है। एक बार साथ साथ ये पूरा वाक्य लिखिएगा बेटा अपने हाथ से। अगर आज तक चीजें नहीं पढ़ी हैं तो अब पढ़ के देखो, बहुत अच्छा लगेगा, राइट। उल्टी सीधी चीजें हैं, तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे जिंदगी उलझ जाती है, तो उलझी हुई कंडीशंस में आप कैसा डिसीजन लेते हो, इसीलिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा जाता है कि अगर दिमाग को उलझा दिया जाए तो वो एडजस्ट कर पाता है या फिर वो फंबल कर जाता है, वो सारा आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। जो बच्चा सेंटेंस अरेंजमेंट को पीसफुल माइंड से कर ले जाता है, इसका मतलब वो उलझी हुई कंडीशंस को भी सुलझाने में कामयाब है। इसीलिए सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ताकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से टेस्ट हो सके। कुछ बच्चे इससे इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये उल्टा सीधा सेंटेंस है। बेटा अगर सीधा सीधा समझने लगोगे तो उल्टा सीधा भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब एक बार हम पढ़ के देखते हैं कि हमारा वाक्य क्या बना, कि Science improves our living conditions, but it it should also, इसे और करना चाहिए क्या, it should also teach us to think straight. इसे हमें स्ट्रेट तरीके से सोचना भी सिखाना चाहिए, राइट। इट शुड ऑल्सो टीच अस टू थिंक स्ट्रेट एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ, और हमें इस बात से थिंक स्ट्रेट, और यहाँ पे स्ट्रेट के बाद हम रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग जैसा वाक्य लगा नहीं सकते, एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग एनीथिंग प्रोवाइडेड देयर इज सफिशिएंट रीजन फॉर डूइंग सो। देखो फोर के बाद आईएनजी आता है, फोर के बाद अगर डू आया तो उसमें आईएनजी आ गया, राइट। वर्ब में हम जानते हैं कि अगर कोई भी प्रेपोजिशन के बाद आता है तो उसमें आईएनजी आता है। तो हमने एक तो क्यू के बाद पी को ढूंढा, और क्यू के बाद पी भी हमें दो में ही मिला था, कि क्यू के बाद बी या तो बी में मिल रहा था या फिर डी में मिल रहा था, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, राइट। तो उससे भी हम लॉजिक ढूंढ सकते हैं, और अगर हम सही तरीके से ढूंढना चाहें तो हमें पूरा का पूरा वाक्य, अगर रीडिंग हैबिट अच्छी है तो भी पता लग जाता है, और लॉजिक्स जो मैंने बताए वो भी आप लड़ा सकते हो। एक बार पूरा पढ़ते हैं कि साइंस इंप्रूव्स आवर लिविंग कंडीशंस, बट साइंस हमारी लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करता है, पर इट शुड ऑल्सो, इसे करना चाहिए क्या, इट शुड ऑल्सो टीच अस टू थिंक स्ट्रेट, इसे हमें सीधे तरीके से सोचना भी सिखाना चाहिए। ये गजब की बात है बेटा। मैंने कहा ना कि अगर सीधे तरीके से सोचना हमें नहीं आ रहा है तो एग्जाम में नंबर नहीं बनेंगे बेटा। अगर हम नियमों के आधार पर सोच रहे हैं कि नाउन प्लस ये प्लस वो, ये जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये सब क्या है, ये स्ट्रेट थिंकिंग नहीं है बेटा। स्ट्रेट थिंकिंग क्या है कि वाक्य की सीधी सेंस निकालनी आपको आ जाए, राइट, और वो प्रैक्टिस से आती है। तो साइंस को हमें ये भी सिखाना चाहिए कि स्ट्रेट कैसे सोचा जाए, एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ, हमें डरना नहीं चाहिए, ऑफ रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग एनीथिंग, हमें रिजेक्ट करने में और एक्सेप्ट करने में बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, प्रोवाइडेड माने बशर्ते देयर आर सफिशिएंट रीजंस, यानी कि वहां पर पर्याप्त रीजन है ऑफ डूइंग सो। डूइंग सो का मतलब यहाँ पे सो किसके लिए कहा गया, रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग के लिए। वाक्य का पूरा मतलब ये है कि साइंस हमारी लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करता है, पर इसे हमें सीधे तरीके से सोचना भी सिखाना चाहिए, और डरना नहीं चाहिए साइंस को, यानी कि साइंस जो विज्ञान है उसे डरना नहीं चाहिए, कि रिजेक्ट करना और एक्सेप्ट करना, करने में इसे डरना नहीं चाहिए, मतलब साइंस को नहीं डरना चाहिए, बशर्ते ऐसा करने के सफिशिएंट रीजंस वहां पर हैं कि भाई उस चीज को रिजेक्ट और एक्सेप्ट किया जा सकता है। इस वाक्य को बार बार पढ़ें बेटा, और चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे मैंने कनेक्ट किया कि भाई ऑफ के बाद आईएनजी आएगा, जैसे ही इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, राइट, आई कम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश, काइंडली स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग आउटसाइड, तो अफ्रेड ऑफ रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग, इससे भी मिल रहा है, और अगर हम अपने तरीके से सोचें तो भी मिल रहा है बेटा। तो साइंस को यहाँ पे क्या कहा गया, इट, तो डेफिनेटली साइंस को यहाँ पे इट कहा गया, तो ये दूसरा वाक्य आपके सामने आ जाता है। खैर पहले सेंटेंस को हमने डिस्कस किया, अब सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा, राइट। सेकंड में अगर हम लिंक ढूंढे, मेरे कहने से एक बार सेकंड को करने से पहले एक दो सेंटेंस लिख लें बेटा। ड्यूटी एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद, पहले आप वाक्य लिखें, पहले आप वाक्य लिखें, इट इज माई ड्यूटी, शाबाश, लिखिए अपनी नोटबुक में बेटा, इट इज माई ड्यूटी टू सर्व माई पेरेंट्स, इट इज माई ड्यूटी टू सर्व माई पेरेंट्स। अगला वाक्य लिखें, इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर ड्यूटी टू वर्क फॉर योर ड्रीम्स, इट इज योर ड्यूटी टू वर्क फॉर योर ड्रीम्स। जब भी वाक्य बनता है ड्यूटी से तो अपने बाद टू लेता है बेटा। एक और वाक्य लें, इट इज माई ड्यूटी, इट इज माई ड्यूटी टू, इट इज माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर माई फैमिली, इट इज माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर माई फैमिली। तो हमें ये पता लग गया कि इट इज आर ड्यूटी के बाद डेफिनेटली जो वाक्य बनता है आगे तो वो टू से बनता है। अभी मैंने तीन चार वाक्य आपको लिखवाए कि भाई हमारी ये ड्यूटी है, इट इज आवर ड्यूटी, तो यहाँ पे एक ही वाक्य है जिसमें कि टू आ रहा है,
और वो कौन सा है, आर। तो यही अपने आप में एक क्लू बन जाता है बेटा। कोई भी ऐसा वाक्य देखो जिसमें पहला ही सेंटेंस आर हो, तो डी हमारा आंसर हो जाता है। हमें आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे बेटा, जब हमें पता लग गया कि डेफिनेटली जो आर है वो हमारा पहला वाक्य है। बेशक आगे कुछ भी हो, किसी और में आर पहला वाक्य है ही नहीं, बाकी और में उलझा भी ले तो एक में हमारा टाइम बच रहा है। जहां टाइम बच रहा है वहां टाइम बचाओ बेटा। अब अगर इसी आधार पर पूरे वाक्य को पढ़ के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है। इट इज आवर ड्यूटी टू ऑफर वॉलेंट्री सर्विस। वॉलेंट्री का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, अपनी इच्छा से, जिसके लिए कोई पेमेंट ना हो। ये वर्ड जरूर लिख लेना बेटा, बहुत बार आता है। ये जो वॉलेंट होता है ना, ये वॉलेंट एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री विल, अपनी इच्छा से कोई काम करना। ये जो वॉलेंट है इसका मतलब है अपनी इच्छा से, फ्री विल से, बगैर पैसे के, बगैर किसी इमोल्यूमेंट के, सैलरी के काम करना। दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री सर्विसेज। टू ऑफर वॉलेंट्री सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा दायित्व है कि हम गवर्नमेंट को स्वेच्छा से सर्विसेज दें, बिना पेमेंट के सर्विस दें, राइट। एंड स्टैंड बाय इट, और हम इसके साथ खड़े रहे। इट किसे कहा जा रहा है, गवर्नमेंट को, राइट। एंड स्टैंड बाय इट व्हेनेवर द कंट्री फेसेस एनी अनटोवर्ड हैपनिंग। ये देखिए वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है बेटा। ये सारे वर्ड्स वोकैबुलरी के सेक्शंस में यूट्यूब पे जो 166 सेशन पढ़े हैं और सेशन बन जाएंगे बेटा। अनटोवर्ड का मतलब होता है बेटा कोई ऐसी हैपनिंग जो कि अच्छी नहीं होती। अनटोवर्ड का मतलब जिद्दी भी होता है। अनटोवर्ड का मतलब ऐसा भी होता है जो बहुत ही पुअर और घटिया या नेगेटिव हैपनिंग हो। दैट इज कॉल्ड अनटोवर्ड। मतलब जिसकी कोई कल्पना भी ना की गई हो। दैट इज कॉल्ड अनटोवर्ड, कि ऐसा सोचा ही ना गया हो, एकदम से ऐसी कंडीशन देश में घटित हो जाए इन फ्यूचर। जरा स्टेटमेंट लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू ऑफर आर वॉलेंट्री सर्विसेज, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देने का हमारा दायित्व है टू द गवर्नमेंट। एंड स्टैंड बाय इट, और मुसीबत में इसके साथ खड़े रहें। स्टैंड बाय इट व्हेनेवर द कंट्री फेसेस, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े रहें जब भी कंट्री फेस करती है क्या, फेसेस व्हाट, एनी अनटोवर्ड हैपनिंग्स, कोई भी ऐसी हैपनिंग जो कि सोची नहीं गई थी पर वो घटित होती है। दैट इज कॉल्ड अनटोवर्ड हैपनिंग्स इन फ्यूचर, राइट। अगर फ्यूचर में ऐसी कोई घटना घटित होती है तो डेफिनेटली हमारे पास जो आंसर बनता है वो आर पी क्यू एस और उसके बाद जो 6 नंबर है वो, राइट। तो हमने पहले ही वर्ड को देखते ही हमने अपना आंसर सॉल्व कर लिया बेटा। अगला देखते हैं। अगला भी बड़ा गजब का वाक्य है। द थ्री बुक्स। हमें एक तो बात पता लग रही है इसमें, अगर मैं थ्री बुक्स से भी ना भी स्टार्ट करूं तो वेरी के बाद मच आता है। देखो बेटा, वेरी के बाद मच आता है तो इसका मतलब कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें वेरी, जैसे थैंक यू वेरी मच बोलते हैं ना, ये तो बहुत कॉमन है। थैंक यू वेरी मच, यानी कि आर के बाद क्यू आएगा। आर के बाद क्यू किस में है, आर के बाद क्यू इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन से बाहर गया। मेरे लिए जो रिसर्च का काम बचा वो कितने बचे भाई, आर के बाद क्यू इसमें भी है, आर के बाद क्यू इसमें भी, आर के बाद क्यू इसमें भी है, मतलब एक तो गया। इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। चलो, यानी कि क्यू पहला वाक्य नहीं हो सकता, ये बात क्लियर हो चुकी है। चलो ठीक है। द थ्री बुक्स, राइट, द थ्री बुक्स। अब इसमें हमें देखना है कि भाई देखो, और एक बात बेटा, एक और बात देखो, एक और क्लू आपको दिखाता हूँ भाई। विच आई लाइक वेरी मच, हमें पता लग गया कि वेरी के बाद मच आ गया, यानी कि आर के बाद क्यू आएगा। आर, यहां से इसने बताना शुरू किया उन 3 किताबों के बारे में। ये जो 3 किताबें उनके बारे में बताना शुरू किया। आर, पहली किताब का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, यानी कि हमें यह भी पता लग गया कि क्यू के बाद पी आएगा। देखो ध्यान से, क्योंकि ये तो लास्ट वाक्य है, ये तो हमें लेना ही नहीं। हमें एक पता लग गया, पहले आर आएगा, हर हाल में पहले क्या आएगा, आर आएगा। ये क्या है, ये कहाँ आएगा, ये आर के बाद क्यू आएगा और क्यू के बाद पी आएगा। बेटा ध्यान से देखो बेटा, यहां से उसने उन 3 किताबों के बारे में बताना शुरू किया, द थ्री बुक्स। और यहाँ पे मैं वेरी मच से लेना चाहूँ, आई लाइक वेरी मच आर प्राइड, यानी कि आर के बाद क्यू आएगा। अब देखते हैं आर के बाद क्यू कितने में है, इसमें और इसमें, और ये तो इसमें भी है। वेरी गुड। आर के बाद क्यू, अच्छा वेरी मच वाला तो था। अब हम देखते हैं क्यू के बाद पी। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, फिर से सुनिएगा। आई लाइक वेरी मच आर, मतलब वो 3 बुक कौन सी है, पहली ये रही प्राइड एंड पैराडाइज, ये किताब का नाम है, राइट। गर्व और पूर्वाग्रह, आदमी के अंदर जो घमंड होता है और पूर्वाग्रह बन जाता है, वो प्राइड एंड पैराडाइज ये पहली। एमा ये दूसरी बुक है, एंड ये लास्ट बुक हुआ ना, तो इसका मतलब जो पी है वो आखिरी वाक्य होना चाहिए। जो पी है वो आखिरी वाक्य होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पहली प्राइड एंड प्रेजुडाइज, ये दूसरी, और ये देखो तीसरी ये रही, तो दूसरी तो ये है ना। अगर ये दूसरी के बाद ये तीसरी तीसरी 6 नंबर है, तो इसका मतलब पी जिसमें लास्ट वाक्य होगा वो मेरा आंसर होगा। तो मेरा आंसर ये रहा बेटा। देखो मैंने सेंटेंस अरेंज किया ही नहीं, मैंने क्लू पकड़ा और आंसर सॉल्व कर लिया। मैंने क्लू पकड़ा और आंसर सॉल्व कर लिया बेटा। बड़े ध्यान से देखें फिर से, अगर एक बार देख लेंगे ऑप्शन, एक बार फिर से देखते हैं कि द थ्री बुक्स बाय जेन ऑस्टिन विच आई लाइक वेरी मच आर प्राइड
आर प्राइड एंड प्रेजुडाइज एमा, और दूसरी है एमा एंड, राइट। जैसे ही मैंने देखा कि ये पी लास्ट सेंटेंस है तो डेफिनेटली जो सी है वो मेरा आंसर बन जाता है बेटा। सी बिकम्स माई आंसर, SRQP, राइट। बातों को देखो लॉजिकली अगर हम देखें, अब इसको पूरा पढ़ के देखो, द 3 बुक्स बाय जेम्स ऑस्टिन विच आई लाइक वेरी मच, राइट। द 3 बुक्स बाय जेम्स ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन की और भी किताबें होंगी पर उसमें से जो 3 किताबें जेन ऑस्टिन की मुझे अच्छी लगती हैं, विच आई लाइक वेरी मच आर, पहली किताब प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ये पहली किताब का नाम है। एमा, ये दूसरी किताब है। एंड मैन्सफील्ड पार्क, ये तीसरी किताब का नाम है। तो बेटा जब हमें पता लग गया कि ये एमा जो है वो दूसरी बुक है और तीसरी बुक का नाम 6 में है, तो इसका मतलब पी आखिरी वाक्य हो गया, और पी आखिरी वाक्य सिर्फ इसमें है, तो मेरा आंसर ये हो गया बेटा। अगर हम पहले ही इसको लॉजिक को देख ले तो पहले भी आंसर हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो बेटा इस तरीके से हम ऑप्शंस को देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। अब एक बार पढ़ के देखते हैं। थ्री बुक्स बाय जेम्स ऑस्टिन, आपका बार बार मन करेगा ये कहने का, 3 बुक्स विच आई लाइक वेरी मच आर, पर बेटा वो किसकी किताबें हैं ये बीच में डाला गया। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो अगर 3 बुक्स के बाद आपका मन कर रहा है विच लगाने का, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा है कि बुक्स के लिए तो विच आता है, तो आपका मन तुरंत करेगा, पर फिर ये एस कहीं भी सेट नहीं होगा बेटा। वाक्य में करके देखना, इसको सेट किया जा सकता है तो ये बुक्स के बाद ही किया जा सकता है कि बुक बाय, मान लीजिए बुक बाय सचिन मंडोलकर या बुक बाय हरिवंश राय बच्चन, ऐसे ही तो कहेंगे। तो 3 बुक्स वैसे रिटन बाय है, राइट, रिटन बाय है, उसको बाय लिखा गया है। 3 बुक्स बाय जेम्स ऑस्टिन which I like very much are Pride and Prejudice, Emma and Mansfield Park। एक बार शुरू से करते हैं सारे वाक्यों को जो हमने पहले किए थे। लेट्स स्टार्ट, लेट्स रिवाइज। चलिए बेटा एक बार रिवाइज करते हैं। वाक्य बेटा, साइंस improves our living conditions but it should also, मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा बेटा, it should also teach us to think straight and not be afraid of accepting, rejecting or accepting anything provided, माने बशर्ते there are sufficient reasons to do so, राइट। साइंस हमारी कंडीशंस को इंप्रूव करता है, पर इसे हमें स्ट्रेट तरीके से सोचना भी सिखाना चाहिए, और साइंस को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए किसी चीज को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने में, बशर्ते ऐसा करने के सफिशिएंट रीजंस वहां अवेलेबल हो। ये वाक्य की सेंस है, ठीक है बेटा। दूसरे पर आ गए, इट इज आवर ड्यूटी, ये तो हमने पहले ही देखा तो सॉल्व हो गया, पर फिर भी पूरे वाक्य को एक बार पढ़ते हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू ऑफर आर फ्री सर्विसेज, वॉलंटरी सर्विसेज टू गवर्नमेंट एंड स्टैंड बाय इट whenever country faces any untoward happenings in future। तो डेफिनेटली डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। सीधे तरीके से सारे वाक्यों को लिखें, उल्टे तरीके से तभी आएगा जब आपको सीधे वाक्य समझ में आए। सीधी गाड़ी चलानी सीख ली तो रिवर्स अपने आप आ जाती है बेटा, ये रिवर्स गाड़ी चलाने जैसा है। जिसको सीधी में कोई दिक्कत नहीं बची वो डेफिनेटली चीजों को मैनेज कर ले जाता है। 3 बुक्स बाय जेन ऑस्टिन विच आई लाइक वेरी मच आर प्राइड एंड प्रेजुडाइज, एमा एंड मैन्सफील्ड पार्क। ये हमारा तीसरा वाक्य था, और आज का आखिरी वाक्य फोर्थ, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। अब देखो बेटा, अब अगर इसमें चौथे में अगर हम देखें बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, भाई सारे के सारे मीन्स को लगाकर, राइट। आखिरी वाक्य है हैज बीन इनऑर्डिनेटली क्रूअल, राइट, इनऑर्डिनेटली क्रूअल, तो क्रूअल का मतलब निर्दयी, राइट। सो स्टेटमेंट लेते हैं, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, हर एक तरीके से, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स का मतलब है हर तरीके से, हर स्टैंडर्ड से। बिलोंगिंग टू दिस डिस्ट्रिक्ट, अगर हम इसको वाक्य मान ले बेटा, दिस डिस्ट्रिक्ट ये किसे कहा जा रहा है, राइट। मतलब अगर हम कहें कि बिलोंगिंग टू दिस डिस्ट्रिक्ट, ऑल स्टैंडर्ड्स पर्टिकुलरली टू दोज किसे कहा जा रहा है ये नहीं पता लग रहा, राइट। यहाँ पे पता लग रहा है कि अभी इनोसेंट पीपल ऑफ दिस हिली स्टेट, राइट। अब यहाँ पे देखो जो क्लू है बेटा, हमें एक बात जरूर मिलेगी कि आप किसी को पनिशमेंट देते हो, बड़े ध्यान से देखना बेटा, वाक्य में क्लू पकड़ना सीखो। अगर किसी को पनिशमेंट देते हो तो वाक्य लिखो एक, ताकि क्लू आपको पकड़ में आए। के लिखिएगा बेटा, गिव पनिशमेंट, वाक्य लिखिएगा गिव पनिशमेंट टू राम, गिव पनिशमेंट टू राम। एक और वाक्य लिखिएगा, एक और वाक्य लिखिएगा बेटा, द जज गेव पनिशमेंट टू द क्रिमिनल।
यानी कि पनिशमेंट किसी न किसी को दी जाती है। अब यहाँ पे देखो नेचर्स पनिशमेंट टू, अगर मैं लिंक ढूँढना चाहूँ तो नेचर्स पनिशमेंट टू किसको? टू द, अब पनिशमेंट होगी तो किसी व्यक्तियों को ही तो दी जाएगी बेटा। तो पनिशमेंट किसको दी जाएगी? लोगों को ही तो दी जाएगी। अब महसूस करना बेटा, यहाँ पे देखो बड़े ध्यान से, नेचर्स पनिशमेंट टू द इनोसेंट पीपल, राइट? नेचर्स पनिशमेंट टू, वो वाक्य आपने लिखे होंगे पनिशमेंट टू। इन लिंक्स को पकड़ना सीखो बेटा, रीडिंग हैबिट से और चीजों को कॉमन सेंस से समझने से बातें पकड़ में आती हैं। नेचर्स पनिशमेंट टू द इनोसेंट पीपल ऑफ दिस हिली स्टेट, इस हिली स्टेट की, राइट? हिली स्टेट का मतलब जो स्टेट हिल पे है, इस वाले हिल स्टेट को यहाँ पे हिल स्टेट कहा, और पर्टिकुलरली दोज। अब देखो ध्यान से, हमें एक बात पता लगी कि पनिशमेंट किसको दी जा रही है? पीपल को। एस के बाद आर होना चाहिए, ये तो पक्का लिंक मिल गया। अब ये देखो एस के बाद आर किस में है? यहाँ पे पी आर है, यहाँ पे क्यू एस है। एस के बाद आर देखो बेटा किस में है, तो आप पाओगे कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एस के बाद आर आ रहा है, और आपका बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट? कि आपको यही देखना, अगर काम कर गया, वहां पे क्लिक कर गया बेटा, ऐसी चीजें क्लिक करती हैं। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लिक कर रही हैं चीजें, अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान लगाएं। अब जरा पढ़ के देखिए, पहला सेंटेंस है बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, सब पढ़ के देखो। नेचर्स पनिशमेंट टू द इनोसेंट पीपल ऑफ दिस हिली स्टेट, प्रकृति जो सजा देती है इस स्टेट के निर्दोष लोगों को। नेचर्स पनिशमेंट टू द इनोसेंट पीपल ऑफ दिस हिली स्टेट, दिस हिली स्टेट, एस के बाद आर आ गया। इसके बाद इन्होंने ऑप्शन में क्यू बताया, क्यू को लगा के देखो, पर्टिकुलरली टू दोस, यानी कि स्पेशली उन लोगों को, बिलोंगिंग टू दिस डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इनऑर्डिनेटली, ये बहुत अच्छा शब्द है। इनऑर्डिनेटली का मतलब है असीम रूप से। अगर मैं कहूं कि आई लव माई कंट्री इनऑर्डिनेटली, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। जैसे इनऑर्डिनेट सक्सेस, इसका मतलब है बहुत बड़ी सक्सेस। इनऑर्डिनेट अपॉर्चुनिटीज, ये वाक्य जरूर लिखते रहिएगा बेटा, क्योंकि शब्द अगर अटकते रहे तो वाक्य अटकते रहेंगे। इनऑर्डिनेटली क्रूअल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा निर्दयी। इनऑर्डिनेटली का मतलब है वेरी क्रूअल। अगर इनऑर्डिनेटली का मतलब कहना चाहो तो वेरी 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 बहुत बार जोड़ दो तो इनऑर्डिनेटली बन जाता है बेटा। अब जरा वाक्य को दोबारा पढ़ के देखो कि बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, हर स्टैंडर्ड से, नेचर्स पनिशमेंट, जो प्रकृति पनिशमेंट देती है, जैसे भूकंप के माध्यम से या फिर भूस्खलन के माध्यम से, या फिर पनिशमेंट वो देती है एवलांच के माध्यम से कि बर्फ जो है खिसक गई और लोग उसमें दब गए। फिर से पढ़ते हैं, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स नेचर्स पनिशमेंट टू द इनोसेंट पीपल ऑफ हिली स्टेट, पर्टिकुलरली टू दोज, ये दोज पीपल को ही कहा जाए, दोज बिलोंगिंग टू दिस डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलरली उन लोगों को जो इस डिस्ट्रिक्ट में है, हैज बीन इनऑर्डिनेटली क्रूअल। इस वाक्य का मतलब ये है बेटा कि हर एक तरीके से अगर मापा जाए तो नेचर की जो पनिशमेंट है इस हिली स्टेट के निर्दोष लोगों को, खासकर उन लोगों को जो इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो बहुत ज्यादा निर्दयी रही है नेचर की पनिशमेंट। ये वाक्य है बेटा। एक बार चारों को रिवाइज करते हैं और आप देखिए क्लूज को पकड़ने से वाक्य कैसे सॉल्व हो जाते हैं, और हमें पूरा वाक्य रीअरेंज नहीं करना पड़ता, हमारा आंसर पहले ही हमारे सामने होता है बेटा। एक बार फिर से देखते हैं, चलिए शाबाश, एक बार फिर से देखते हैं वाक्य है, एक बार फिर अरेंज करते हैं। बार बार मेरे साथ बोलते रहिएगा ताकि साइंस आप समझ सको उसका। साइंस इंप्रूव्स आर लिविंग कंडीशंस, बट it should also teach us to think straight and not be afraid of rejecting and accepting anything, provided there are sufficient reasons for doing so. वेरी गुड। नेक्स्ट, सेकंड पे बेटा, फिर से मेरे साथ बोल बोल के कीजिएगा, जहां भी आप बैठे हैं लिखते भी रहिएगा सीधा सीधा वाक्य। इट इज आवर ड्यूटी टू ऑफर आर वॉलंटरी सर्विसेज टू द गवर्नमेंट whenever country faces any untoward happenings in future। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। द थ्री बुक्स हमने पता लगाया था, इसमें क्या पता लगाया था बेटा कि पी, जो पी है वो आखिरी स्टेटमेंट है, और उससे मेरा आंसर आ गया था, राइट? द थ्री बुक्स बाय जेम्स ऑस्टिन which I like very much are Pride and Prejudice, Emma and Mansfield Park। अगले वाक्य में देखिए, चाहे मैं कुछ भी करूं ना करूं, पर सबको पढ़ने के बाद कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाता है बेटा। अगर आप 2-3 बार रीड करो ना स्पीड से, तो आपको क्लू मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, इसमें हमें क्लू मिला कि भाई पनिशमेंट होगा तो किसी व्यक्ति को होगा ना, तो इनोसेंट टू मतलब पनिशमेंट टू द इनोसेंट पीपल, तो इसके बाद आर आ रहा है, तो वही की ऑप्शन में मेरा ए आंसर हो गया। तो हम बार बार पढ़ते हैं इसको, फिर से पढ़ते हैं। बाय ऑल स्टैंडर्ड्स नेचर्स पनिशमेंट टू द इनोसेंट पीपल ऑफ दिस हिली एरिया, पर्टिकुलरली
टू दोज बिलोंगिंग टू दिस डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इनऑर्डिनेटली क्रूअल। बड़े ध्यान से इन वाक्यों को लिखिएगा बेटा, बेहतरीन तरीके से नोट कीजिएगा और प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। लगातार हम प्रैक्टिस में बने रहेंगे और ये चीजें बेटा अगर आपको करनी आ गई तो बेटा कोई आपको रोक नहीं सकता, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। राइट, तो लगातार मेहनत करते रहें, लगातार प्रैक्टिस में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट, टेक केयर।